So now we discuss about the social life of the early Vedic period. Initially, kinship was the basis of a social structure. A man's primary loyalty was to his tribe or jana. यानी कि सोशल लाइफ जो है या फिर सोशल स्ट्रक्चर जो हमें अर्ली वैदिक पीरियड में देखने को मिलता था, इट्स बेसिकली यू नो किनशिप. किनशिप्स का मतलब होता है रिलेशंस बिटवीन द मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली, कनेक्शन बाय द ब्लड और मैरिज. यानी फैमिली मेंबर्स का कनेक्शन है, वेदर इज़ फ्रॉम द ब्लड और मैरिज यानी कि मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, इस तरह के रिलेशन जो है वो भी फैमिली रिलेशंस में ही काउंट होते हैं. तो उस टाइम पर इस तरह का जो है वो सोशल स्ट्रक्चर देखने को मिलता था. और ट्राइब्स में रहने वाले हर एक इंसान की या फिर हर एक मैंस की प्राइमरी लॉयल्टी जो है वो अपने जना और अपने ट्राइब्स के प्रति रहती थी. सोसाइटी वॉज essentially tribal and there were no major difference between the members of the tribes. यानी कि उस टाइम पर ट्राइब्स में जो है वो मेंबर्स के बीच में ज़्यादा डिफरेंसेस देखने को नहीं मिलते थे. एज वी ऑलरेडी डिस्कस दैट इन अर्ली वैदिक पीरियड देयर इज़ अ इगालिटेरियन सोसाइटी. सो इगालिटेरियन सोसाइटी में ऐसा होता है कि हर एक ट्राइब्स के पीपल को इक्वली इम्पोर्टेंस दिया जाता था और सबको इक्वल राइट्स और अपॉर्चुनिटीज़ मिलती थी. तो यही जो है सोशल स्ट्रक्चर्स हमें अर्ली वैदिक पीरियड में भी देखने को मिलता है. सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इंटू द 3 मेन ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स. यानी कि ऑक्यूपेशंस के हिसाब से सोसाइटी को जो है वो 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया था. वॉरियर्स, चीफ्टेन्स, प्रीस्ट्स एंड द कॉमन पीपल. तो इन 3 तरह के ग्रुप्स जो है वो देखने को मिलते थे. द फर्स्ट टू वेर अ प्रिविलेज ग्रुप. यानी कि वॉरियर्स और प्रिस्ट का जो ग्रुप है दिस आर अ प्रिविलेज ग्रुप एज कम्पेयर टू द कॉमन पीपल. इन द बिगिनिंग मेंबर ऑफ द सेम फैमिली वुड फॉलो द डिफरेंट ऑक्यूपेशंस. यानी अर्ली वैदिक पीरियड में स्टार्टिंग में ही भले ही दे बिलोंग्स फ्रॉम द सेम फैमिली यानी एक ही फैमिली के मेंबर्स होने के बावजूद भी उन लोगों का ऑक्यूपेशन जो है वो डिफरेंस यानी कि वो अलग अलग काम करते थे. दिस इज़ क्वाइट क्लियर फ्रॉम वन ऑफ द हिम्स ऑफ द ऋग्वेदा विच सेज आई एम अ पोएट, माई फादर इज़ अ फिजिशियन एंड माई मदर इज़ अ ग्राइंडर ऑफ अ कॉर्न. यानी कि जो पर्सन अपने बारे में बात कर रहा है दैट वन इज़ अ पोएट, उसके फादर जो है वो एक फिजिशियन है और उनकी मदर जो है वो ग्राइंडर ऑफ कॉर्न यानी कॉर्न को पीसने का काम करते हैं. तो इन तीनों के आप ऑक्यूपेशंस देखें तो वो अलग है बट दे आर बिलोंग्स टू द सेम फैमिली. यानी वैसे आई टोल्ड के बिगनिंग में ही अर्ली वैदिक पीरियड में अगर आप सेम फैमिली से हो फिर भी अलग अलग ऑक्यूपेशन जो है वो हमें देखने को मिलता है. और ये ऋग्वेद के ये जो हाइम्स अभी हमने डिस्कस किया उसके अकॉर्डिंग क्लियर हो जाता है. द बेसिस ऑफ द अर्ली वैदिक सोसाइटी वॉज अ फैमिली विच वॉज अ patriarchal. This means that the father was the head of a family and known as a गृहपति. यानी patriarchal का मतलब होता है कि कोई भी फैमिली के जो इम्पोर्टेंट डिसीजंस हो या फिर जो हेड ऑफ द फैमिली हो वो अगर फादर हो तो उसे कहते हैं patriarchal और अगर मदर हो तो matriarchal. तो हमें अर्ली वैदिक पीरियड या फिर अर्ली वैदिक सोसाइटी में जो है वो हेड ऑफ द फैमिली है वो फादर रहते थे, इसलिए दैट्स वाई इट्स कॉल्ड पैट्रियार्कल. उसे गृहपति भी कहा जाता है. मैरिज एंड द फैमिली लाइफ वेर कंसिडरेड सेक्रेड. मोनोगामी वाज प्रैक्टिस्ड. यानी कि मोनोगामी का मतलब होता है द प्रैक्टिस ऑफ मैरिंग ओनली 1 person एट अ पर्टिकुलर टाइम. यानी एक पर्टिकुलर टाइम के लिए किसी एक ही इंसान से शादी करना दैट इज़ कॉल्ड द मोनोगामी. तो मैरिज और फैमिली जो है उसके भी इम्पोर्टेंट डिसीजंस जो है वो फादर के थ्रू ही लिए जाते हैं एज इफ वी डिस्कस्ड. और मोनोगामी जो है वो उस टाइम पर प्रैक्टिस होता था. द सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इंटू द 4 डिस्टिंक्ट कास्ट और वर्न्स बेस्ड ऑन स्किल्स ऑफ द पीपल. यानी कि इसके बावजूद भी सोसाइटी में हमें 4 अलग अलग तरह के जो कास्ट या फिर आप वर्ण जिसे कह सकते हैं वो देखने को मिलता है और उसे डिस्टिंग्विश करने का जो बेस है वो स्किल ऑफ द पीपल यानी कि लोग क्या काम करते हैं उसके हिसाब से उसको डिवाइड किया गया है.
Brahmins or priestly class. This one is the first class. Then Kshatriya kings or a warrior class. Vaishyas, merchants, traders and farmers. And last is a शूद्रस, मैनुअल वर्कर्स. तो ये 4 तरह के डिस्ट्रिक्ट कास्ट या फिर वंश जो है वो हमें अर्ली वैदिक सोसाइटी में देखने को मिलते थे, जो स्किल के हिसाब से डिवाइड किए गए थे. देयर वर ऑल्सो दासस और दासियस who were slaves, servants और enemies captured. यानी कि उस टाइम पर हमें दासस और दासियस देखने को मिलते थे, जिसके जो स्लेव्स और सर्वेंट्स यानी कि नौकर या फिर गुलाम रहते थे. एनिमीज कैप्चर्ड यानी कि वॉर के दरमियान या फिर कोई और तरीके से जब एनिमीज के जो लोगों को कैप्चर किया जाता था या फिर कब्जे किया जाता था, उन लोगों को है वो स्लेव्स या सर्वेंट बनाकर रखते थे. चिल्ड्रंस वेर सेंट टू गुरुकुल वेयर दे लिव एंड स्टडीड विद देयर गुरु और टीचर्स. यानी उस टाइम पर हमें एजुकेशन सिस्टम की अगर बात करें तो गुरुकुल्स देखने को मिलते थे, जहाँ स्टूडेंट्स को है या फिर चिल्ड्रंस को है वो स्टडी करने के लिए गुरु के पास रहकर और गुरु के साथ रहकर उनको ये सब कुछ सीखना पड़ा था, इसलिए उनको गुरुकुल जाना पड़ता था. दे स्टडीड द रिलीजन, फिलोसॉफी, आर्ट, लॉजिक, मेडिसिन, ग्रामर एंड द मॉरल कोड्स ऑफ कंडक्ट. तो वहाँ पर वो क्या पढ़ते थे, तो कि रिलीजन के बारे में, फिलोसॉफी के बारे में, आर्ट्स है, लॉजिक्स है, मेडिसिन है, ग्रामर्स है एंड मॉरल कोड्स ऑफ द कंडक्ट. तो ये उस तरह का ये जो है वो स्टडी या फिर एजुकेशन सिस्टम रहता था. लेट्स वी डिस्कस द नेक्स्ट पीरियड. पीपल इन दिस पीरियड एट ग्रेन्स, सीरियल्स, पार्ली, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड मीट्स. यानी कि अर्ली वैदिक टाइम के जो लोग थे वो किस तरह का खाना प्रेफर करते थे, तो दे ईट ग्रेन्स, सीरियल्स, बार्ली, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड मीट्स. दे वर फाउंड of a dairy products such as milk, ghee, cottage and cheese. As we already discussed that early Vedic period are introducing with the domesticated of animals, so that's why वो कुछ डेयरी प्रोडक्ट से भी इंट्रोड्यूस हो चुके थे, जैसे कि मिल्क, घी और कॉटेज चीज़. दे ऑल्सो कंज्यूम सोम और सूरा, अ टाइप ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स. टॉक्सिक का मतलब होता है जहरीले और इंटॉक्सिकेटिंग का मतलब होता है ऐसे जो जहरीले यानी कि इंसान को या फिर किसी चीज़ को नुकसान न पहुंचाते हो ऐसे. ऑन फेस्टिव ओकेजन्स, यानी ये सोमा और सूरा जो है वो फेस्टिव ओकेजन्स पर ही पिया जाता था. तो सोम was prepared by the mixing of the herbs and the plants and the sura was a kind of a liquor. Liquor means alcohol, यानी सूरा जो है वो एक तरह का अल्कोहल है. where the soma is, इसे सोमा या फिर सोम भी आप बोल सकते हो. ये जो है वो हर्ब्स और प्लांट्स को मिक्स करके प्रिपेयर यानी कि बनाया जाता था. नाउ वी डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज रिलीजन, यानी किस टाइप के और किस तरह का रिलीजन सिस्टम जो है वो हमें अर्ली वैदिक पीरियड्स में देखने को मिलता था. दैट्स वी आर लर्न इन दिस टॉपिक. In an early Vedic period, the dominant mode of worshipping the gods was through the recitations of prayers and hymns and the performance of sacrifices और यज्ञ. यज्ञ का मतलब होता है यज्ञ, आप इसे यज्ञ या फिर यज्ञ भी बोल सकते हो. दैट इज ऑल्सो कॉल्ड द सैक्रिफाइसेस. यज्ञ का मतलब होता है स्पेशल रिलीजियस सेरेमनीज. तो उस टाइम पर गॉड की जो वर्कशिप करने के लिए लोग जो है वो उसको प्रेयर या फिर उसका मतलब होता है श्लोक्स के थ्रू बार बार रेसिटेट करके वो गॉड को प्लीज करते थे. और एक और तरीका था बाय परफॉर्मिंग द सेक्रीफाइसेस और यज्ञ. तो यज्ञस वेर परफॉर्म बाय द पीपल टू प्लीज द गॉड सो दैट दे माइट बेस्टो ब्लेसिंग ऑन देम. यानी कि एज इफ आई टोल्ड, यज्ञ या फिर यज्ञ भी आप बोल सकते हो. तो उसको परफॉर्म करने का मेन रीज़न था कि गॉड जो है उनकी ब्लेसिंग जो है वो लोगों पर बनी रहे. देयर वर नो टेम्पल नोर वेर देर एनी आइडल्स. यानी कि उस टाइम पर कोई टेम्पल्स देखने को या फिर आइडल्स मीन्स मूर्ति देखने को मिलती नहीं थी. पीपल वर्शिप फोर्सेस ऑफ अ नेचर रिप्रेजेंटेड बाय द Agni, the fire god, Indra, the god of rain and thunder, Varun, the god of wind, Surya,
द गॉड ऑफ सन, सोम द गॉड ऑफ प्लांट, पृथ्वी द अर्थ गॉड, यम द गॉड ऑफ डेथ एंड द उषा द गॉडेस ऑफ डाउन। यानी उस टाइम पर टेम्पल या आइडल्स ना होने की वजह से वो वर्कशिप जो है वो नेचर की करते थे या फिर नेचर रिप्रेजेंट करते हो ऐसे, तो ऐसे कुछ गॉड्स थे जैसे कि अग्नि जिसे फायर का गॉड कहा गया था, देन इंद्रा उसे रेन और थंडर के गॉड कहा गया था, फिर वरुण जिनको गॉड ऑफ विंड कहा गया था, सूर्य सन गॉड, सोम द गॉड ऑफ प्लांट, पृथ्वी अर्थ गॉड, यम जिन्हें डेथ ऑफ गॉड या फिर गॉड ऑफ डेथ भी कहा गया था, फिर उषा द गॉडेस ऑफ डाउन। तो ये उन लोग इन सभी की वर्कशिप करते थे। रिक्रिएशंस यानी किस तरह के रिक्रिएशंस जो है हमें अर्ली वैदिक पीरियड में देखने को मिल रहे थे, दैट्स वी लर्न अबाउट chariot racing, horse racing, hunting were a favorite recreational activities of the Vedic people। यानी वैदिक पीपल्स की ये सारी जो है वो रिक्रिएशनल और फेवरेट एक्टिविटीज़ थी। दे ऑल्सो इन्जॉय द गेम्स ऑफ डाइस, डांस एंड म्यूज़िक, यानी कि वो इंजॉय करने के लिए गेम्स ऑफ द डाइस खेलते थे, फिर डांस और म्यूज़िक का यूज़ भी करते थे। नाउ वी डिस्कस्ड अबाउट द later Vedic period. So in the previous we discussed about the early Vedic period. So in early Vedic period we discussed about the political life, economic life, social life, religious life and the recreational, that's we are discussed. So now in the later Vedic period we all are discussed about the political life, economic life, social life, religious life and the 4 ashrams. So that we are discuss. So let we get introductions of the later Vedic period. Many changes took place from early to the later Vedic period। यानी अर्ली वैदिक पीरियड टू लेटर वैदिक पीरियड से बहुत सारे चेंजेस जो है वो हमें देखने को मिलेंगे। सो व्हेन वी लर्न अबाउट द लेटर वैदिक पीरियड्स, तो उसके एक एक टॉपिक्स को हम अर्ली वैदिक पीरियड के साथ कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि किस तरह के चेंजेस जो है वो हमें अर्ली और लेटर वैदिक पीरियड्स में देखने को मिल रहे हैं। इट वॉज ड्यूरिंग दिस एज दैट द उपनिषद, आर्यकस, ब्राह्मण्स एंड द 2 एपिक द रामायण एंड द महाभारत वेर प्रोड्यूस्ड। यानी कि लेटर वैदिक पीरियड्स में हमें कुछ खास तरह के एपिक्स देखने को मिले, वो है रामायण और महाभारत। इसके अलावा हमें उपनिषद, आर्यकस और ब्राह्मण जैसे ग्रंथों को भी देखने को मिला, या फिर उन ग्रंथों की जो रचना है वो इस पीरियड में हुई। सो वी डिस्कस द फर्स्ट दैट इज़ अ पॉलिटिकल लाइफ ऑफ अ लेटर वैदिक पीरियड, के किस तरह की पॉलिटिकल लाइफ जो थी वो हमें लेटर वैदिक पीरियड में देखने को मिलती थी। In the later Vedic period, the position of the king become a more powerful. His office become a hereditary। यानी कि हमें जो लेटर वैदिक पीरियड है उसमें किंग की जो पोजीशंस है वो हमें बहुत ज़्यादा पावरफुल देखने को मिलती है, जिसकी वजह से किंगशिप जो है वो हेरिडिटरी हो गई। यानी कि किंग का ऑफिस है या फिर किंगशिप जो है वो किंग के बाद किंग के बेटे को ही मिले, ये हमें देखने को मिल गया। इसका रीज़न है कि किंग जो है वो ज़्यादा पावरफुल हो गए हैं। Voluntary contributions from the wish were now forcibly collected। wish means the common people, यानी कि ट्राइब्स में जो कॉमन पीपल देखने को मिलते हैं वो के अर्ली वैदिक पीरियड के साथ अगर हम लेटर वैदिक पीरियड कंपेयर करें तो अर्ली वैदिक पीरियड में राजन जो थे वो इलेक्ट किए जाते थे थ्रू देयर एबिलिटीज़, पर यहाँ पर जो हमें किंगशिप देखने को मिलती है वो हेरिडेटरी हो गई। यानी कि यहाँ पर किसी तरह कोई इलेक्शंस या फिर कैपेबिलिटीज़ या फिर एबिलिटीज़ चेक करने का सवाल नहीं रहता है। और एक और चीज़ है वॉलंटरी कंट्रीब्यूशंस जो है वो हमें अर्ली वैदिक पीरियड में देखने को मिल रहा है, पर लेटर वैदिक पीरियड में वॉलंटरी कंट्रीब्यूशंस ऑफ द टैक्स के अलावा हमें कॉमन पीपल जो है जिसे विश कहा जाता है उसके पास से भी फोर्सफुली टैक्स जो है वो अब कलेक्ट किया जा रहा है। तो ये जो है वो मेजर डिफरेंस हमें देखने को मिल रहे हैं। बट देयर वाज स्टिल नो स्टैंडिंग आर्मी, यानी कि किंग पावरफुल होने के बावजूद, टैक्स कलेक्ट करने के बावजूद भी इन लोगों के पास कोई अच्छी आर्मी या फिर स्टैंडिंग आर्मी नहीं थी।
द किंग इन्फ्लुएंस वॉज फर्दर स्ट्रेंथनेटेड बाय द रिचुअल्स। फिर भी किंग जो है वो खुद को पावरफुल बनाए रखने के लिए, स्ट्रेंथनेटेड का मतलब होता है मोर पावरफुल, तो पावरफुल बनाए रखने के लिए और अपने इन्फ्लुएंस को बरकरार रखने के लिए वो अलग अलग तरह के रिचुअल्स परफॉर्म करते थे। व्हाट इज़ कॉल्ड रिचुअल्स? रिचुअल्स मीन्स रिलीजियस सेरेमनीज। तो वो किस तरह के सेरेमनीज करते थे जिसके थ्रू वो अपना इन्फ्लुएंस जो है वो मेंटेन कर पाए। He performed several public and important sacrifices including the Ashwamedh, Rajasuya, Vajpaya to demonstrate his increasing power and prestige। यानी कि वो अपनी पावर और प्रेस्टीज को इंक्रीज करने के लिए या फिर शो करने के, डेमोस्ट्रेट यानी कि शो करने के लिए वो कुछ इम्पॉर्टेंट सेक्रीफाइसेस जो है वो परफॉर्म करते थे पब्लिकली। तो ये कुछ है जैसे कि अश्वमेध, राजसूया और वेजपाया। सो लेट्स डिस्कस दैट कि व्हाट दिस आर रिचुअल्स और सेरेमनीज। राजसूय यज्ञ वाज सपोज टू ग्रांट अ सुप्रीम पावर टू द किंग। यानी कि एक ऐसे यज्ञ का आयोजन किया जाता है जिसमें किंग बैठते हैं और सभी उसके अंडर के राजा या फिर उसके आसपास के जो राजा है वो किंग की सुप्रीमेसी को एक्सेप्ट करते हैं और ग्रांट यानी उनको कोई ना कोई गिफ्ट देते हैं। नेक्स्ट इज अश्वमेध यज्ञ वाज परफॉर्म्स टू एस्टैब्लिशिंग कंट्रोल ओवर दोस टेरिटरीज थ्रू विच द सेक्रीफाइसेस हॉर्स वांटेड अनचैलेंज। यानी कि अश्वमेध यज्ञ जो है वो भगवान राम ने भी परफॉर्म किया था। अगर आपने रामायण पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि जिसी के थ्रू जो है वो लव कुश से मिले थे। वी आर नॉट गोइंग डिटेल दैट बट हाँ, तो अश्वमेध यज्ञ जो है वो परफॉर्म किया गया था। उसके अंदर एक स्पेशल घोड़े जो होता है उनकी पूजा करके उनको छोड़ दिया जाता है। फिर वो जिस जिस टेरिटरी या फिर जो भी स्टेट में वो जाते हैं वहाँ की सेना के दूसरी सेना के साथ लड़ना पड़ता है या फिर उसको अनचैलेंज यानी उनको चैलेंज ना करके ऐसे ही अपनी टेरिटरी या स्टेट जो है वो दूसरे किंग को दे देना पड़ता है। तो ये अश्वमेध यज्ञ जो है वो राजा की प्रेस्टीज को और उसके पावर को जो है वो शो करता है। वेजपेय वॉज अ चैरियट रेस wherein the king's chariot always won against the chariot of his subjects। यानी कि एक खास तरह के रेस का आयोजन किया जाता है लोगों को इंटरटेन करने के लिए या फिर लोगों को जो है वो किंग की प्रेस्टीज शो करने के लिए, जिसके अंदर किंग के रथ जो है वही हमेशा जीतता है। तो ये कुछ खास रिचुअल्स जो है वो किंग अपने इन्फ्लुएंस को, अपनी प्रेस्टीज को इंक्रीज करने के लिए परफॉर्म करते हैं। Now we discussed about the economic life of a later Vedic period. During the later Vedic period, the main occupation of the people was agriculture। यानी कि later Vedic periods के लोगों का जो main occupation था that is agriculture। This period is also marked by the discovery of iron tools and the implements begins to be increasingly used। यानी कि later Vedic periods को discovery of the आयरन का एज भी कहा जाता है, जिसके अंदर आयरन के टूल्स को बनना, इम्प्लीमेंट्स करना और उसका यूज़ जो है वो इंक्रीजिंगली मतलब ज़्यादा देखने को मिला है। पीपल ड्यूरिंग दिस पीरियड यूज टू पेंटेड ग्रेवेयर्स। यानी कि लेटर वैदिक पीरियड के जो लोग थे वो पेंटेड ग्रेवेयर्स यूज़ करते थे। अ नंबर ऑफ साइट्स हैव बीन एक्सकावेटेड सच एज हस्तिनापुर, कौशंबी, अतरांजी खेरा इन उत्तर प्रदेश। ये जो 3 साइट्स हैं वो हमें उत्तर प्रदेश में देखने को मिलती है, वो भी लेटर वैदिक पीरियड की। लेट्स डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक। There are frequent references in later Vedic texts to variety of crops including the rice called the varihi, new agriculture tools and the techniques। यानी कि एज़ कम्पेयर टू अर्ली वैदिक पीरियड, लेटर वैदिक पीरियड जो है हमें वो आयरन टूल्स और इसके इम्प्लीमेंट्स जो है वो ज़्यादा देखने को मिला। उसके बावजूद दो क्रॉप्स में भी हमें बहुत ज़्यादा वेराइटीज़ देखने को मिली। ये सारी चीज़ें हमें जो लेटर वैदिक पीरियड के टेक्स्ट देखने को मिले उससे पता चला है। देन एग्रीकल्चर्स यानी कि एग्रीकल्चर्स में न्यू टूल्स का और टेक्निक्स का यूज़ भी हमें देखने को मिला है। दैट मीन्स के एज़ कम्पेयर टू अर्ली वैदिक पीरियड, लेटर वैदिक पीरियड जो है वो एग्रीकल्चर के लिए अच्छा खासा डेवलपमेंट्स देखने को मिला। द लेटर वैदिक पीरियड
show a further increasing in the craft and craft specialization. craft means शिल्प कला, और क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन यानी कि शिल्प कला में खासी हमें जो है वो इम्प्रूवमेंट्स जो है वो देखने को मिले. Now we discuss about the social life of a later Vedic period. By a later Vedic period, the occupations performed by the different groups had become a fix. यानी कि अब लेटर वैदिक पीरियड में ऑक्यूपेशंस जो है वो फिक्स हो गए थे, यानी कि खास तरह के ग्रुप्स के लोग ही जो है वो खास तरह के ऑक्यूपेशंस जो है वो परफॉर्म कर पाते थे. और ये चीज़ जो है वो हमें अर्ली वैदिक पीरियड में देखने को नहीं मिलते थे. अर्ली वैदिक पीरियड में अगर सेम फैमिली के मेंबर्स है वो भी अलग अलग ऑक्यूपेशंस प्रेफर कर सकते हैं, बट लेटर वैदिक पीरियड में ये चीज़ हमें देखने को नहीं मिल रही थी. यहाँ पर जो है वो ऑक्यूपेशन सबके फिक्स हो गए थे. द सोशल ग्रुप बिकम रिजिड, यानी कि ऑक्यूपेशन सबके लिए फिक्स हो जाने की वजह से उनका जो सोशल ग्रुप या फिर सोशल स्ट्रक्चर जो था वो लेटर वैदिक पीरियड का वो हमें रिजिड देखने को मिलता है. फॉर इंस्टेंस ओनली अ ब्राह्मण सन्स कुड बी अ ब्राह्मण्स एंड परफॉर्म द ड्यूटीज असाइन टू अ ब्राह्मण्स, यानी कि लेटर वैदिक पीरियड में अगर ब्राह्मण्स कोई है तो उसका बेटा ही जो ड्यूटीज़ ब्राह्मण्स को परफॉर्म करने हैं, यानी फिर यज्ञ या फिर कोई और रिलीजियस रिचुअल्स जो है वो सिर्फ ब्राह्मण्स ही परफॉर्म कर पाते थे. तो जिसकी वजह से सोशल स्ट्रक्चर जो है वो रिजिड हो गया. नाउ वी डिस्कस द रिलीजियस लाइफ ऑफ अ लेटर वैदिक पीरियड. वैसे इसके थ्रू भी हमें उस टाइम पे रिलीजियस लाइफ कैसे थी उसका आइडिया आ जाता है. स्टिल हम इसके अंदर डिटेल डिस्कस करते हैं. In the later Vedic period, many changes took place in the religious practice. यानी religious practice में भी बहुत सारे changes जो है वो हमें as compared to early Vedic period, later Vedic period में देखने को मिल रहे हैं. तो किस तरह के changes हैं वो study करते हैं. प्रजापति, the creator, Vishnu, the preserver, Rudra और Shiva, the destroyer, emerge एज ऑल पावरफुल डाइटीज, यानी सभी देवताओं में इन तीन देवताओं को जो है वो मोस्ट पावरफुल माना गया इन द लेटर वैदिक पीरियड. अगर हम अर्ली वैदिक पीरियड से इसको कंपेयर करें तो अर्ली वैदिक पीरियड जो है वहाँ पर कोई आइडल्स या टेम्पल्स ना होने की वजह से लोग जो है वो नेचर रिप्रेजेंट करते हुए जो गॉड्स है उसको ही सिर्फ वर्शिप करते थे या फिर प्रे करते थे, जैसे कि अग्नि, वरुण, सोम, यम, सूर्य, पृथ्वी. तो ये सारे देवता थे. पर यहाँ पर जो है वो तीन गॉड जो है उनको मोस्ट इम्पॉर्टेंट माना गया, जिसमें प्रजापति है उनको क्रिएटर यानी कि सबको बनाने वाले, यानी पूरी अर्थ को बनाने वाले, यूनिवर्स को बनाने वाले जो है वो प्रजापति को माना गया अकॉर्डिंग टू द हिंदू माइथोलॉजी. फिर विष्णु प्रिजर्वर, यानी कि पूरे संसार का पालनहार जो है, यानी संसार को संभालने वाले जो है वो विष्णु है. देन रुद्र, यानी कि शिव भगवान, कि अगर दुनिया में कहीं कुछ गलत हो रहा है तो उस गलत को रोकने का या फिर उसको डिस्ट्रॉय करने का काम जो है वो शिव भगवान का रहता है. थ्रू द वर्कशिप, रेसिटेशंस एंड द सैक्रिफाइसेस द पीपल आस्क फॉर द प्रजा, चिल्ड्रंस, पशु यानी कैटल्स, फूड, वेल्थ एंड द हेल्थ, यानी वेल्थ, हेल्थ, चिल्ड्रंस, कैटल, इन सब के लिए इन तीन की पूजा की जाती थी फॉर द performing the various sacrifices. Now we discuss the 4 ashrams, यानी 4 आश्रम मतलब कि लाइफ जो है ह्यूमंस की उसको 4 स्टेज में डिवाइड कर दिया गया था, उसे कहते हैं 4 आश्रम अकॉर्डिंग टू रिलीजियस टेक्स्ट्स, यानी कि जो हमें धार्मिक टेक्स्ट्स देखने को मिल रहे हैं. लाइफ वॉज डिवाइडेड इन द 4 स्टेजेस और आश्रम्स, यानी पूरे लाइफ को 4 स्टेजेस में डिवाइड कर दिया गया. डिफरेंट ड्यूटीज़ वेर असाइन टू ईच ऑफ दिस, यानी अलग अलग ड्यूटीज़ जो है वो अलग अलग स्टेज को असाइन की गई है. द 4 आश्रम्स वेर ब्रह्मचर्य और द स्टूडेंट लाइफ, यानी कि ब्रह्मचर्य के टाइम पर उन लोगों को स्टूडेंट्स लाइफ जीनी होती है, जिसके अंदर उनको गुरुकुल में रहकर गुरु के पास जो है वो स्टडी करनी पड़ती है. गृहस्था और लाइफ ऑफ अ हाउस होल्डर, यानी कि उनको फैमिली लाइफ जीनी पड़ती है.
सोसाइटी में रहना पड़ता है, सोशल लॉज फॉलो करने पड़ते हैं, फैमिली की टेक केयर करनी पड़ती है। तो ये सब कुछ जो है गृहस्था जो कि सेकंड स्टेज है। देन वानप्रस्थ और लाइफ एज अ हर्मिट, हर्मिट यानी सन्यासी की तरह उनको एक जीवन जीना पड़ता है, जैसे वानप्रस्थ ये थर्ड स्टेज है। और फोर्थ है संन्यास और रिनंसिएशन ऑफ अ वर्ल्डली लाइफ, यानी कि लास्ट स्टेज जो है उसके अंदर। सो दिस इज लास्ट स्टेज। सो इन दिस रिनंसिएशन स्टेज में जो है उनको वर्ल्ड का जो है वो त्याग, यानी कि पूरे वर्ल्ड को छोड़ देना पड़ता है। छोड़ देना इन सेंस के वो फिर जंगल में जाके रहते हैं और उनको पूरा जीवन जो है फिर बाकी का वो वहीं या फिर किसी आश्रम के अंदर रहकर गुजारना पड़ता है। तो उस टाइम पर लाइफ को इन 4 स्टेजेस में डिवाइड कर दिया गया था। देन वी डिस्कस्ड वन पिक्चर दैट इज गिवन अवर टेक्स्ट बुक। सो दिस पिक्चर इज शोइंग द रिलीजियस लाइफ ऑफ अ लेटर वैदिक पीरियड। अगर हम कॉस्ट्यूम्स की बात करें तो उससे हमें पता चल जाएगा कि कौन है वो किस कास्ट या फिर वर्ण से बिलोंग करते हैं। सपोज वी डिस्कस द फर्स्ट वन, सो दैट इज लुकिंग लाइक अ किंग। तो ये जो है वो किंग या फिर वॉरियर क्लास से है। देन दिस सेकेंड पिक्चर वॉज लुक लाइक अ ब्राह्मण, सो दिस इज अ ब्राह्मण क्लास। फिर ये ट्रेड्स मर्चेंट्स के क्लास और फाइनली शूद्र या फिर मैनुअल्स वर्कर्स जो होते हैं उनके। तो ये 4 क्लासेस जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। सो नाउ वी डिस्कस द मेगालिथिक कल्चर इन इंडिया, यानी व्हाट इज कॉल्ड मेगालिथिक, दैट्स वी डिस्कस। तो मेगालिथिक जो है वो एक खास तरह के स्टैंडिंग स्टोन से बनाया हुआ एक स्ट्रक्चर है। सो दैट इज़ कॉल्ड मेगालिथ। तो ये जो स्ट्रक्चर बनाने के कल्चर जो है वो इंडिया में हमें बहुत सी जगहों पर देखने को मिला है। उसके अंदर भी हमें एक खास दक्कन मेंशन किया गया है। तो हम दक्कन का जो है वो केस स्टडी करने वाले हैं। अप्रॉक्सीमेटली अराउंड द टाइम द सेजेस वेर कंपोजिंग द हिम्स ऑफ द ऋग्वेदा, मैनी Paleolithic and the megalithic cultures flourished in the Rajasthan, Deccan, कश्मीर एंड साउथ इंडिया। यानी कि ऋग्वेदा के हिम्स जब बनाए गए थे तो संतों ने उसके अंदर जो है वो मेगालिथिक और कैलियोलिथिक कल्चर का बारे में मेंशन किया है और उस टाइम पर देखने को भी मिले हैं। तो ये कल्चर जो है हमें राजस्थान, दक्कन, कश्मीर और साउथ इंडिया में देखने को मिल रहे हैं। We gather information about this culture from the megaliths. The megaliths are large stone structures or groups of standing stones that are believed to have some religious significance. यानी कि मेगालिथ्स जो है वो बड़े बड़े पत्थरों से बनाया हुआ एक खास स्ट्रक्चर है जिसके अंदर बहुत सारे स्टोन को ग्रुप में स्टैंडिंग यानी कि खड़ी या फिर पोल की पोजीशन में रखा जाता है और ये माना जाता है कि इसके पीछे कोई रिलीजियस यानी कि धार्मिक इम्पोर्टेंस रहे होंगे। यानी कि धार्मिक या फिर रिलीजियस इम्पोर्टेंस को शो करने के लिए बड़े बड़े पत्थरों को स्टैंडिंग पोजीशन में रखा जाता था। दैट इज़ कॉल्ड मेगालिथ्स। Sometimes they were erected on the burial sites or were used to commemorate heroic deeds. यानी कि कुछ जगह मेगालिथ्स इरेक्टेड यानी बनाए जाते थे या फिर हमें बेरियल साइट्स पे देखने को मिले हैं कि कॉमोमोरेट का मतलब होता है रिमेंबर फिर या फिर याद करवाना है कि हीरोइक डीड यानी कि कोई बहुत अच्छा कार्य जिन्होंने किया हो उसको रिमेंबर करने के लिए या फिर उसको याद रखने के लिए भी मेगालिथ्स जो है वो बनवाए जाते थे। The term megalith means a large stone. It is derived from the Greek words megas means great and lithos means stone. यानी मेगालिथ जो है वो ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है जिसके अंदर मेगस का मतलब होता है ग्रेट और लिथोस का मतलब होता है स्टोन और कंबाइंड इट्स कॉल्ड मेगालिथ यानी कि ग्रेट स्टोन, जैसे यहाँ पर लिखा है लार्ज स्टोन। मेगालिथिक मॉन्यूमेंट्स ऑफ द लार्ज स्टोन्स हैव बीन फाउंड throughout the India from Kashmir in the north to Tamil Nadu in the south। यानी कि मेगालिथिक या फिर मेगालिथ जो है वो हमें पूरे इंडिया में देखने को मिल रहे हैं। यानी कि कश्मीर नॉर्थन साइड की बात करें तो कश्मीर से लेकर साउथ साइड तमिलनाडु तक जो है हमें वो मेगालिथिक कल्चर या फिर मेगालिथ जो है वो देखने को मिल रहे हैं। There are particularly common in the state of Tamil Nadu, Karnataka and Kerala। यानी कि ज़्यादातर एज़ कम्पेयर टू अदर स्टेट्स
मेगालिथ जो है वो हमें तमिलनाडु, कर्नाटक और केरला यानी कि इंडिया के साउथ पार्ट में जो है वो ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। इम्पोर्टेंट मेगालिथिक साइट्स इन दक्कन एंड साउथ इंडिया आर, यानी कुछ इम्पोर्टेंट साइट्स जो है वो हमें दक्कन और साउथ में देखने को मिल रही है। तो दे मेंशन दैट तकल घाट, खापा, माहुरझारी एंड नेकुंड विदर्भा। तो ये कुछ साइट्स के नेम है। लेट्स डिस्कस अदर साइट्स नेम। सो दिस इज द एक्चुअल पिक्चर ऑफ द मेगालिथ कल्चर विच इज फाउंड इन केरला। तो दिस आर द लार्जेस्ट स्टोन। देखिए ये बड़े बड़े स्टोन्स जो है, और ये देखिए स्टैंडिंग स्टोन्स है, यानी कि खड़े पत्थर है, इसके ऊपर पत्थरों को रखा जाता है। एंड दिस होल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड मेगालिथ। ये केरला की पिक्चर्स जो है हमें टेक्स्ट बुक में दी गई है। अगेन वी आर डिस्कसिंग द साइट्स ऑफ मेगालिथ। ब्राह्मणगिरी, चंद्रावली, झादी गहनाली एंड कर्नाटका। तो ये 3 साइट्स जो है वो हमें कर्नाटका में देखने को मिल रही है। नागार्जुन कौंड इन आंध्र प्रदेश, आदि चानुल, अमृत मंगलम, सारूर इन तमिलनाडु। तो ये 3 साइट्स जो है वो हमें तमिलनाडु में, एज वी ऑलरेडी डिस्कस के कर्नाटका, तमिलनाडु और केरला में जो है वो हमें ज़्यादा मेगालिथ साइट्स से वो देखने को मिलती है। और केरला में जो हमें देखने को मिलती है उसका नाम है पोरक्लम। दिस इज द पिक्चर ऑफ ब्राह्मणगिरी मेगालिथिक बेरियल साइट्स, यानी कि ये ब्राह्मणगिरी साइट्स जो है वहाँ पर जो हमें मेगालिथ देखने को मिल रहे हैं, ये उसका पिक्चर। यहाँ भी आप देखिए तो यहाँ पर ये बड़े बड़े स्टोन है डिज़ार, और यहाँ पर स्टैंडिंग स्टोन है। The general time from the megalithic range from the beginning of 1000 BC to the end of the 3rd century CE, यानी कि मेगालिथिक कल्चर्स जो है हमें 1000 BC टू 3rd century यानी CE कॉमन बिफोर कॉमन एरा टू कॉमन एरा तक जो है वो हमें मेगालिथिक कल्चर्स का रेंज जो है वो देखने को मिलती है। द मेगालिथिक बिल्डर्स हैव नॉट लेफ्ट बिहाइंड एनी बुक्स और टेक्स्ट्स, यानी कि मेगालिथिक बिल्डर्स जो थे, दोज हु आर मेकिंग द मेगालिथ्स, दे डोंट लेफ्ट बिहाइंड एनी बुक्स, यानी उन्होंने कैसे वो मेगालिथिक बनाते थे या उसके पीछे का क्या रीज़न था या हाउ या मेक दिस, उसके पीछे उन्होंने कोई बुक्स या कोई टेक्स्ट जो है वो छोड़ा नहीं था। बट स्टिल वी गेट द आइडिया अबाउट द मेगालिथ बाय वी गेटिंग द सम आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस which we found in the burial sites and during the excavations of that site. So we get the pictures of their life only from the materials remains that have been excavated by the archaeologists. As if I told कि हमें जो archaeological sites पर जो पिक्चर्स या फिर पेंटिंग्स मिली है उसी के थ्रू हमें मेगालिथ के बारे में पता चला है। These remains suggest that the megalithics were erected by the different group of the people. और अलग अलग साइट्स पर अलग अलग मेगालिथ्स मिलने की वजह से हमें ये पता चलता है कि वहाँ पर मेगालिथिक कल्चर जो है वो अलग अलग ग्रुप्स में परफॉर्म किया जाता था या फिर अलग अलग ग्रुप्स में देखने को मिलता था। सो अब वो किस तरह के ग्रुप्स जो है वहाँ पर मेगालिथ कल्चर देखने को मिलता था, तो लेट्स वी डिस्कस दैट। यूज आयरन इम्प्लीमेंट्स एंड टूल्स, यानी दोज हु आर इंट्रोड्यूस विद यूजिंग ऑफ द आयरन्स एंड द डिस्कवरी ऑफ आयरन, यानी जो लोग आयरन टूल्स का यूज़ करते थे या फिर आयरन से इंट्रोड्यूस थे, ऐसे लोग जो है वो मेगालिथ का यूज़ या फिर मेगालिथ कल्चर प्रैक्टिस करते थे। न्यू एंड प्रैक्टिस द एग्रीकल्चर एंड ग्रू द क्रॉप सच एज बार्ली, मिलेट, ग्राम एंड लेंटाइल्स, यानी ऐसी जगह जो लोग एग्रीकल्चर से इंट्रोड्यूस हो या फिर जहाँ पर इस तरह के क्रॉप्स होते थे वो लोग भी मेगालिथ बनाते थे। देन प्रैक्टिस हंटिंग, फिशिंग एंड द एनिमल हस्बेंड्री टू, यानी ऐसे लोग जो हंटिंग, फिशिंग और एनिमल डोमेस्टिकेशन से इंट्रोड्यूस हो। हैड अ वेल डेवलप्ड क्राफ्ट ट्रेडिशन, और ऐसे लोग जो क्राफ्ट ट्रेडिशंस यानी कि शिल्प कला जिसकी डेवलप हो। देन
pottery fragments found in the graves indicate that the pottery, both grey ware and black and red ware, was made. Beads, copper, bronze artifacts and the gold silver ornaments have also been found. यानी ऐसे लोग जो मेकिंग ऑफ द पोट्री से इंट्रोड्यूस हो, फिर वो चाहे कोई भी कलर का हो, फिर कॉपर बीड्स बनाते थे, ब्रॉन्ज के आर्टिफैक्ट्स यानी ब्रॉन्ज के जो सिक्के देखने को मिलते थे वो, फिर गोल्ड और सिल्वर्स के ऑर्नामेंट्स का जो यूज़ करते थे ऐसे लोग। क्योंकि जब हम मेगालिथ साइट से एक्सकावेट करते हैं तब उसके पास या फिर उसके आसपास की जो भी साइट्स होती है, बेरियल साइट्स, हमें यहाँ पर ऐसी सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं या फिर ऐसे सारे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस देखने को मिलते हैं जिससे हमें पता चलता है कि यहाँ भी मेगालिथ कल्चर जो है वो परफॉर्म होता था या फिर ये लोग जो है वो इस सारी चीज़ों से इंट्रोड्यूस होते थे। Buried their dead in a pits, urns or a sarcophagus and used to stone to construct or mark a burial sites as a memorials for the dead। sarcophagus का मतलब होता है पत्थरों से बनी हुई कब्र, यानी कॉफिन विच इज कंस्ट्रक्टेड विद द हेल्प ऑफ द स्टोन। तो कुछ बेरियल साइट्स जो है या फिर वहाँ पर एक्सकावेशन के दरमियान हमें जो है वो सार्कोफेगस देखने को मिल रहे थे और अर्न्स यानी कि कलश भी देखने को मिल रहे हैं। बरीड देयर डेड इन पिट्स यानी कि बरी का मतलब होता है दफन करना। तो कुछ बॉडीज़ को जो है वो पिट्स के अंदर दफन किए जाते थे और उसके साथ जो है वो अर्न्स रखे जाते थे और उसके आसपास जो है वो हमें पूरा एक स्टोन का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, सार्कोफेगस। तो इस तरह से जो है वो डेड इंसान की मेमोरीज में वो बनाया जाता था। द सम ग्रेव्स कंटेन रिमेन्स ऑफ मोर देन वन पर्सन, यानी ग्रेव का मतलब होता है कब्र, यानी कई जगह एक्सकावेशंस के टाइम पर हमें ऐसी कब्र देखने को मिली जहाँ पर एक से ज़्यादा लोगों को दफन किया गया, यानी एक ही जगह पर एक से ज़्यादा। द प्रेजेंस ऑफ ग्रेव गुड्स सजेस्ट अ बिलीफ इन आफ्टर लाइफ, यानी कि कुछ अभी के टाइम पर जो कुछ ग्रेव्स गुड कंडीशंस में है वो हमें सजेस्ट यानी दिखाती है कि वैदिक टाइम के जो लोग थे वो आफ्टर लाइफ यानी कि डेथ आफ्टर लाइफ में बिलीव करते थे। ये चीज़ जो है वो हम व्हेन वी लर्न अबाउट द हड़प्पन सिविलाइजेशन, तो हड़प्पन सिविलाइजेशन पीपल्स आर आल्सो बिलीविंग ऑन द डेथ के बाद के जीवन में वो भी बिलीव करते हैं। और सेम द लाइफ आफ्टर डेथ का जो कॉन्सेप्ट है वो हमें इजिप्शियन सिविलाइजेशन में भी देखने को मिला है, जिसकी वजह से ही वो ममीज बनाते थे। नाउ वी डिस्कस द सेकंड paragraph. Had social differences among themselves. For example, at the Brahmingiri, a skeleton was found buried with more gold beads, copper bangles, and stone beads compared to other skeletons that were excavated. यानी कि सिर्फ सोशल डिफरेंसेस हमें उनके कास्ट में या फिर वंश में ही नहीं पर उनके जो डेथ सेरेमनीज होती है या फिर बेरिड यानी उनके दफन करने की जो पूरी सेरेमनी है उसमें भी हमें डिफरेंसेस देखने को मिल रहे हैं। उसका प्रूफ जो है वो हमें ब्राह्मणगिरी एक साइट्स है जहाँ पर कुछ स्केलेटन मिले हैं, उसके थ्रू पता चला कि कुछ स्केलेटन्स के साथ हमें गोल्डन बीड्स देखने को मिले, कॉपर्स के बैंगल्स देखने को मिले। फिर उसी जगह पर कुछ स्केलेटन्स जो हमने एक्सकावेट किए वहाँ पर हमें ऐसी कोई भी चीज़ देखने को नहीं मिली। तो ये जो बात है वो हमें उस टाइम पर क्लास डिफरेंस जो है वो किस तरह से होता था वो पता चलता है या फिर क्लास डिफरेंस देखने को मिलता है, ये उसका प्रूफ है। अ क्लोजर लुक एट द दक्कन बेरियल्स, यानी हमें दक्कन बेरियल्स का मतलब होता है खंडर, यानी दक्कन्स पर जो हमें साइट्स या फिर खंडर जो देखने को मिल रहे हैं उसके बारे में। Deccan is an important megalithic site. In Maharashtra, particularly around the Nagpur, the megalithic people buried their dead ceremonially and erected a huge stone in a circular fashion around the burial area. यानी कि बेरियल एरिया के पास जो है महाराष्ट्र में पर्टिकुलरली नागपुर में जो है वो डेथ सेरेमनी किस तरह से परफॉर्म करते थे उसका प्रूफ मिला है।
तो वो लोग मेगालिथिक पीपल कहलाते थे। क्यों? क्योंकि वो ह्यूज स्टोन का यूज़ करते थे इरेक्टेड यानी बनाने के लिए सर्कुलर फैशंस के आसपास, जो डेड बॉडी है या फिर कफिन है उसके आसपास ह्यूज स्टोन जो है उसको सर्कुलर में रख देते थे, और इसी की वजह से इसे मेगालिथ्स कहा जाता था। एट द साइड्स ऑफ अ झोरवे पीपल buried the dead inside the house under the floor, यानी कि झोरवे एक साइड जो है वहाँ पर buried यानी कि डेड बॉडी जो या फिर डेड पर्सन जो है उसको खुद के ही घर के फ्लोर के नीचे दफन कर दिया जाता था। तो ये खास जो है वो हमें झोरवे में देखने को मिल रहा है। चिल्ड्रंस वेर buried in two urns that were joined mouth to mouth and sent horizontally in the pits, यानी कि अगर किसी चिल्ड्रंस की डेथ हुई हो तो उसे बरीड मीन्स दफन करने की जो सेरेमनी है वो पूरी अलग रहती थी। उसके अंदर 2 अर्न्स यानी 2 कलश को एक दूसरे के साथ माउथ टू माउथ यानी दोनों को एक दूसरे के साथ जोड़कर हॉरिजॉन्टली जो है वो ग्रेव्स के अंदर रखा जाता था, जिससे पता चले कि यहाँ पर किसी चिल्ड्रंस की डेथ हुई थी। एडल्ट्स वेर buried in a supine positions with the head toward the north, यानी कि चिल्ड्रंस में हमने देखा कि अर्न्स को रखा जाता था माउथ टू माउथ कनेक्ट करके हॉरिजॉन्टिकली, बट जब किसी एडल्ट की डेथ होती थी तब उसे सुपाइन पोजीशन यानी कि लाइंग हॉरिजॉन्टली विथ फेस अपवर्ड, यानी कि जैसी हमारी स्लीपिंग पोजीशन होती है उसी तरह से रखा जाता है, पर हेड जो है वो नॉर्थ में रहता है। तो उस तरह से उनको दफन किया जाता है, जिससे पता चलता है कि चिल्ड्रंस है या फिर कोई एडल्ट्स की डेथ हुई है। एट इनामगॉन एंड द कैलियोलिथिक साइट द एडल्ट्स वेर जनरली buried within the house and laid out straight with the head toward the north. Otherwise, the people at the Jorwe and Inamgon lives similar to other South India megalithic builders. यानी कि जोरवे और इमामगंज में ये जो एक चीज़ है मैं डिस्कस दैट, उसके अलावा सब कुछ सिमिलर रहता था। तो यहाँ पर जो है हमें इनामगंज में एक कैलियोलिथिक साइट में देखने को मिले जहाँ एडल्ट्स को हाउस के एंड लेड आउट स्ट्रेट, यानी कि यहाँ पर जो है वो बेरिड विद इन द हाउस में उन लोगों को हेड टूवर्ड द नॉर्थ साइड, यानी हेड जो है वो नॉर्थ साइड रहे उस तरह से दफनाया जाता था। तो ये थोड़ा अलग पड़ता है एज़ कम्पेयर टू मेगालिथिक साइट्स, तो ये थोड़ा डिफरेंस हमें देखने को मिल रहा है। अदरवाइज पीपल इन जॉर्वे और इनामगंज जो है वहाँ पर हमें सिमिलर मेगालिथिक कल्चर्स और मेगालिथिक बिल्डर्स की जो स्ट्रक्चर्स देखने को मिले वही देखने को मिल रहा है। नाउ वी डिस्कस वन मैप दैट इज गिवन इन अवर टेक्स्ट बुक, दैट इज अ मेगालिथिक साइट्स, यानी कौन कौन सी मेगालिथिक साइट्स जो है वो इंडिया में हमें देखने को मिल रहे हैं। वैसे हमें कश्मीर में भी देखने को मिल रही है, बट इन दिस मैप दे आर जस्ट डिस्कसिंग अबाउट द केरला, कर्नाटक एंड आंध्र प्रदेश, यानी साउथ साइड की जो फेमस साइट है वही उन्होंने मेंशन किया है। सो दिस इज द मैप दैट इज गिवन इन योर टेक्स्ट बुक, megalithic site. Red dot showing the present external boundaries, red dot showing the megalithic sites. Ramapuram, Piyampali, Halur, तेकालकोटा, तो ये सारी जो साइट्स है वो देखने को मिलती है। सो नाउ विद दिस वी एंडिंग अवर चैप्टर